हेलो स्टूडेंट, हम अब तक टिश्यू कल्चर का मेथड पढ़ चुके हैं। किस तरह से हम लैब में पूरा प्रोसीजर फॉलो करते हैं और छोटे छोटे से प्लांट हम टेस्ट ट्यूब में डेवलप करते हैं और उनको फील्ड में ट्रांसफ़र करते हैं। प्लांट टिश्यू कल्चर का फंडामेंटल मेथड वही रहता है, लेकिन टिश्यू कल्चर अलग अलग पर्पज़ से किए जाते हैं और क्या हमारा पर्पज़ है उसके अकॉर्डिंग टिश्यू कल्चर में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। हम आपको यहाँ पर कुछ 3-4 अलग अलग स्पेशल टाइप के कल्चर बता रहे हैं। इन कल्चर को क्यों करते हैं, क्या आउटलाइन तरीका है, मेन चीज़ इनका एम क्या है, कुछ स्पेशल टाइप के कल्चर डिस्कस करेंगे और उसके बाद टिश्यू कल्चर के एप्लीकेशन पर आएंगे। स्पेशल टाइप के कल्चर में हम सबसे पहले जो कल्चर पढ़ेंगे स्पेशल टाइप ऑफ कल्चर में मेरिस्टम कल्चर। मैंने आपको बताया था कि एक्सप्लांट जो होता है, मतलब प्लांट का वो पार्ट जिससे हम कल्चर शुरू करते हैं, ये प्लांट का कोई भी पार्ट हो सकता है। ठीक है, अब कोई भी पार्ट हो सकता है तो मेरिस्टम भी हो सकता है। हम जानते हैं शूट के टिप पर, रूट के टिप पर मेरिस्टम होता है। अगर हम मेरिस्टम कट करके लाएं, शूट टिप ले आए जैसे, और उसको ऐसे एक्सप्लांट जब हम ग्रो करके कल्चर करें तो वो कल्चर मेरिस्टम कल्चर कहलाता है। मेरिस्टम कल्चर, मेरिस्टम को कट करके लाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरिस्टम अगर हम ऐसे एक्सप्लांट यूज करते हैं, बाकी कल्चर का वही प्रोसेस है, बस एक्सप्लांट जैसे हमने बताया था लीफ से, लीफ के बजाय मेरिस्टम रख लो। अब मेरिस्टम की सेल नेचर में भी एक्टिवली डिवाइडिंग सेल होती है, तो मेरिस्टम की सेल जैसे कल्चर पर रखते हो बहुत फटाफट डिवीजन होता है, तो रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है, क्योंकि वो वैसे भी डिवाइड खूब कर रही होती है। और मेरिस्टम की सेल्स को रख करके भी कल्चर कर सकते हैं। इनसे जो प्लांट बनते हैं वो और ज़्यादा और जल्दी बनेंगे। और सबसे बड़ी बात, मेरिस्टम प्लांट में वो जगह होती है जहाँ कभी वायरस नहीं पहुँचता। ये ध्यान रखिए, प्लांट के अंदर नेचुरल भी मेरिस्टम हमेशा वायरस फ्री रहते हैं। और अगर हमें कभी वायरस फ्री प्लांट कल्चर करना हो तो सबसे बढ़िया तरीका है मेरिस्टम लाइए। तो मेरिस्टम कल्चर क्यों और किस पर्पस से करते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ आउटलाइन। एक स्पेशल टाइप का कल्चर है, ठीक है। यूज ऑफ एन एक्सप्लांट दैट कंटेन प्री एग्जिस्टिंग शूट मेरिस्टम एंड प्रोड्यूसेस शूट फ्रॉम देम। मेरिस्टम कल्चर में हम शूट मेरिस्टम को एज ए एक्सप्लांट यूज करेंगे। इट इज द यूज ऑफ एन एक्सप्लांट दैट कंटेन शूट मेरिस्टम, और उससे प्लांट बनाना क्या कहलाएगा, मेरिस्टम कल्चर। तो मेन चीज यहाँ पर एक्सप्लांट को लेकर के ही है। यहाँ एक्सप्लांट कोई लीफ स्टेम नहीं है, बल्कि मेरिस्टम है, शूट मेरिस्टम। एक्सप्लांट शूट टिप या नोडल सेगमेंट, जहां भी मेरिस्टम होते हैं, शूट टिप तो ही, और नोड में भी होता है मेरिस्टम, बर्ड्स वगैरह जो होती है वो भी ले सकते हैं। आर कल्चर्ड ऑन अ मीडियम कंटेनिंग साइटोकाइनिन। मेरिस्टम कल्चर में साइटोकाइनिन का बड़ा अच्छा रोल है। साइटोकाइनिन कंटेनिंग मीडियम पर हम इसको कल्चर करते हैं। साइटोकाइनिन प्रमोट्स एक्सिलरी ब्रांचिंग बाय ओवरकमिंग एपिकल डोमिनेंस। अब ये चीज आपको हार्मोन बताते हैं कि ऑक्सिन जो होता है वो एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करता है, मतलब प्लांट लंबाई में ज्यादा बढ़ता है। एपिकल डोमिनेंस, एपिकल बड की वजह से, साइड में ब्रांचेस कम निकलती है ऑक्सिन की वजह से। साइटोकाइनिन उल्टा काम करता है, वो एपिकल बड को तो सप्रेस करता है और साइड ब्रांचेस एक्सिलरी बड को प्रमोट करता है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, मेरिस्टम कट किया, कल्चर मीडियम पे रखा और उसमें हमने साइटोकाइनिन दिया। तो साइटोकाइनिन क्या करेगा, ब्रांचिंग डेवलप करता है। तो इससे क्या होगा, एक्सिलरी ब्रांचिंग, बहुत सारे शूट्स बन जाएंगे। तो इसकी वजह से मल्टीपल शूट प्रोडक्शन फ्रॉम ईच एक्सप्लांट, ठीक है। ईच शूट आर कल्चर्ड। अब क्या करते हैं, देखो बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। देखो सीधी सी बात है, हमने एक शूट टिप ली, कल्चर मीडियम पे रखी एज ए एक्सप्लांट, और उस मीडियम में हमने साइटोकाइनिन ज्यादा रखा। अब साइटोकाइनिन में जब ये ग्रो होता है तो साइटोकाइनिन एक्सिलरी बड को ज्यादा प्रमोट करता है, एपिकल बड को सप्रेस करता है। तो एक्सिलरी बड की वजह से एक्सिलरी ब्रांचिंग बहुत ज्यादा होगी। तो एक्सिलरी ब्रांचिंग होने का मतलब क्या होगा, मल्टीपल शूट प्रोड्यूस होंगे, बहुत सारे छोटे छोटे शूट्स बन जाएंगे। अब इन सारे शूट्स को हम अलग अलग करके अलग अलग कल्चर करेंगे, हर शूट एक प्लांट बन जाएगा। तो यहाँ प्लांट जल्दी बनते हैं, ठीक है, और बहुत रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है। तो मेरिस्टम को कल्चर करने से ये फायदा है। मेरिस्टम को एज हम एक्सप्लांट लेंगे, मेरिस्टम में हम साइटोकाइनिन रिच मीडियम में रखेंगे ताकि बहुत सारे शूट बने, और फिर उन शीट को हम एक एक प्लांट के अंदर ट्रांसफॉर्म करेंगे, कल्चर करेंगे, ठीक है। व्हेन शूट्स बिकम 2 to 3 सेंटीमीटर लॉन्ग, दे आर एक्साइज्ड एंड रूटेड ऑन अ सूटेबल मीडियम। मतलब वही है कि हम जब शूट थोड़े 2-3 सेंटीमीटर बड़े हो जाएंगे तो हम उनको एक अलग निकाल करके अलग मीडियम पे रख लेंगे, और जब प्लांटलेट बन जाएंगे, प्लांटलेट हैज ग्रोन विद अ फ्यू लीव्स, इट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सॉइल आफ्टर हार्डनिंग। वही प्रोसेस है।
ठीक है, मेरिस्टम रखा, साइटोकाइनिन रिच मीडियम पर बहुत सारे शूट बन गए एक्सिलरी ब्रांचिंग से। हर शूट जब 2-3 सेंटीमीटर का हो गया तो इन सारे शूट्स को अलग अलग कर लिया अलग अलग कल्चर ट्यूब में, और हर शूट से प्लांट बन गया, और उस प्लांट को फिर हमने हार्डनिंग करके फील्ड में लगा दिया। पूरा काम मेरिस्टम के एक्सप्लांट से हुआ है। फायदा क्या हुआ मेरिस्टम कल्चर का? रैपिड क्लोनल प्रोपगेशन। अब देखो सबसे मेन चीज आती है, इसकी यूज पूछे जाते हैं। मेरिस्टम कल्चर का क्या यूज है? हम नॉर्मल कल्चर भी तो कर रहे थे, मेरिस्टम कल्चर से नंबर ऑफ प्लांट ज्यादा और जल्दी बनेंगे। तो रैपिड क्लोनल मल्टीप्लिकेशन, अगर हमें बहुत कम टाइम में बहुत सारे प्लांट चाहिए तो हम मेरिस्टम कल्चर करेंगे, नंबर 1। दूसरा, प्रोडक्शन ऑफ वायरस फ्री प्लांट। दिस यूज इज बीइंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है। मेरिस्टम कल्चर पूछा इसीलिए जाता है। टू डेवलप वायरस फ्री प्लांट, व्हाट शुड वी डू? टू ऑब्टेन वायरस फ्री प्लांट वी हैव टू गो फॉर मेरिस्टम कल्चर। ये ध्यान रखना, ये 2 चीजें हैं इसकी सबसे अच्छी। इसके अलावा तो जर्मप्लाज्म कंजर्वेशन में भी ले सकते हो। जब आपका रैपिड मल्टीप्लिकेशन होगा तो जर्मप्लाज्म कंजर्वेशन, जर्मप्लाज्म कलेक्शन आपको बताया गया था, अलग अलग प्लांट स्पीशीज को प्रिजर्व करना। और इसके अलावा ट्रांसजेनिक प्लांट का फॉर्मेशन। ट्रांसजेनिक प्लांट बायोटेक में आप पढ़ते हैं, बायोटेक में भी जीन ट्रांसफर करके जो प्लांट बनाते हैं उनको भी फिर कल्चर करके ही तो नंबर बढ़ाएंगे। तो ट्रांसजेनिक प्लांट का कल्चर भी कर सकते हो मेरिस्टम से। तो ये 2-4 एप्लीकेशन है, लेकिन सबसे मेन वायरस फ्री प्लांट बनाना और रैपिड क्लोनल मल्टीप्लिकेशन, ये 2 चीजें आप अच्छे से ध्यान रखना है। तो मेरिस्टम टिप कल्चर भी कहते हैं इसको, मेरिस्टम कल्चर भी कहते हैं। इसमें शूट टिप को एक्सप्लांट की तरह लेंगे और इसमें बहुत सारी एक्सिलरी ब्रांचिंग होगी क्योंकि साइटोकाइनिन ज्यादा रखते हैं, और हर शूट को एक एक प्लांट में कन्वर्ट करते हैं। इससे नंबर ऑफ शूट्स और नंबर ऑफ प्लांट भी बहुत ज्यादा बनते हैं, और साथ में ये सब वायरस फ्री होते हैं। तो मेरिस्टम कल्चर में 2 बातें साफ साफ पूछी जाती हैं, पूछी जा चुकी हैं, एक ज्यादा बार एग्जाम में आ चुका है, तो ये ध्यान रखना। ये एक स्पेशल कल्चर हुआ मेरिस्टम कल्चर। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, एम्ब्रियो कल्चर। अब आता है एम्ब्रियो कल्चर। इसमें हम एक्सप्लांट एम्ब्रियो लेंगे, ठीक है। एम्ब्रियो कहाँ है? ओव्यूल या सीड के अंदर है, तो हम सीड में से सीड में से एम्ब्रियो निकालेंगे और उसको कल्चर मीडियम पर एज एक्सप्लांट रख देंगे, और एम्ब्रियो फटाफट प्लांट में डिफरेंशिएट हो जाता है, वहां तो कैलस भी नहीं बनेगा। लेकिन बात ये आती कि एम्ब्रियो तो भाई वैसे ही प्लांट बना रहा था, आप तो सीड को जर्मिनेट कर दो प्लांट बन जाएगा, तो उसको कल्चर करने की क्या जरूरत है? लेकिन किया जाता है। सीड में से एम्ब्रियो को निकालकर एज ए एक्सप्लांट यूज करेंगे, मीडियम पर रखेंगे, और वो एम्ब्रियो डायरेक्ट प्लांट में डिफरेंशिएट हो जाएगा। यहाँ ना कोई कैलस बनेगा ना कुछ नहीं, एम्ब्रियो से सीधा प्लांट बनता है। नाउ वेयर वी नीड दिस एम्ब्रियो कल्चर? एम्ब्रियो कल्चर की हमें जरूरत पड़ती है ऐसे प्लांट या ऐसे सीड में जो या तो किसी वजह से जर्मिनेट नहीं हो पा रहे। कई ऐसे प्लांट है जिनमें सीड बन जाता है लेकिन जर्मिनेट नहीं हो पाता, बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारे बैरियर्स होते हैं, ठीक है। तो वो एम्ब्रियो एबॉर्ट हो जाता, मर जाता है। कई ऐसे प्लांट है जैसे 2 अलग अलग स्पीशीज का क्रॉस करा दिया, इंटर स्पीशीज हाइब्रिडाइजेशन, इंटर जेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन। मैंने क्या करा, स्पीशीज के बियॉन्ड जब जाते हैं 2 अलग अलग जीनस, तो ऐसे हाइब्रिडाइजेशन में इनमें प्रोजेनी जो है फर्टाइल नहीं बनती, या तो एम्ब्रियो जाइगोट बनता ही नहीं है, और अगर बनता भी है तो वो जल्दी एबॉर्ट हो जाता है। तो ऐसे जो हाइब्रिडाइजेशन के जो एम्ब्रियो हैं जिसमें एम्ब्रियो बना लेकिन वो मर जाता है, उस एम्ब्रियो को निकाल के हम कल्चर करके हाइब्रिड प्लांट बना सकते हैं। तो एक तरह से जहां जहां भी एम्ब्रियो की डेथ हो रही है उन केसेस में एम्ब्रियो को निकाल कर कल्चर करके प्लांट बनाना, यानी कि हम एम्ब्रियो को बचा रहे हैं, इसको बोलते हैं एम्ब्रियो रेस्क्यू। तो एम्ब्रियो कल्चर टोटली किसके लिए करते हैं? एम्ब्रियो बचाने के लिए, एम्ब्रियो के रेस्क्यू के लिए। तो ये एक अलग पर्पस से किया जाता है एम्ब्रियो कल्चर। एक्ससिजन ऑफ यंग एम्ब्रियोज फ्रॉम डेवलपिंग सीड्स एंड देयर कल्टीवेशन ऑन न्यूट्रिएंट मीडियम इज कॉल्ड एम्ब्रियो कल्चर। मतलब डेवलपिंग सीड में से यंग एम्ब्रियो को निकालना एंड उसका कल्चर करके न्यूट्रिएंट मीडियम पर प्लांट बनाना एम्ब्रियो कल्चर कहलाता है। तो इसमें एक्सप्लांट कौन होगा? एम्ब्रियो। ओके, ठीक है। मेन एम क्या है? देखिए, मेन एम ऑफ एम्ब्रियो कल्चर इज टू अलाउ यंग एम्ब्रियोज टू डेवलप इनटू कंप्लीट सीडलिंग्स एंड ओवरकमिंग हाइब्रिडाइजेशन बैरियर। हमारा मेन एम क्या है कि इन यंग एम्ब्रियो को निकाल करके इसको डेवलप करके प्लांट बनाना जो अदरवाइज प्लांट नहीं बना पा रहे थे। जैसे हमने हाइब्रिडाइजेशन कराया तो बहुत सारे हाइब्रिडाइजेशन बैरियर और बहुत सारी लिमिटेशन होती है कि ये एम्ब्रियो ग्रो नहीं हो पाते हैं, अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। तो इन सब बैरियर्स को ओवरकम करते हुए हम इन एम्ब्रियो से प्लांट बना सकते हैं,
ठीक है। एम्ब्रियो कल्चर इज यूज्ड टू प्रिवेंट द एबॉर्शन ऑफ द इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड एम्ब्रियो एंड इट इज कॉल्ड एम्ब्रियो रेस्क्यू। जो अलग अलग स्पीशीज के क्रॉस से जो हाइब्रिड बनता है उसमें अक्सर एम्ब्रियो बन भी जाता है तो वो एबॉर्ट हो जाता है, क्योंकि वो अलग अलग स्पीशीज का वो कॉम्बिनेशन बनता नहीं है। लेकिन उन एम्ब्रियो को हम निकाल करके कल्चर से प्लांट बना सकते हैं और इस तरह से हम उस एम्ब्रियो को बचा सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो रेस्क्यू। इस एम्ब्रियो रेस्क्यू पर क्वेश्चन आता है, इस टर्म को ध्यान रखिएगा, ये पूछी जाती है, ठीक है। तो एम्ब्रियो कल्चर में कुछ नहीं है, डेवलपिंग सीड में से एम्ब्रियो निकाल के कल्चर करके प्लांट बनाना है। ऐसा हम तब करेंगे जब हमें लग रहा है कि ये एम्ब्रियो अदरवाइज मर जाएगा, ये चल नहीं पाएगा, तो हम उसको कल्चर से प्लांट बनाएंगे एम्ब्रियो रेस्क्यू के लिए। अब इसीलिए एम्ब्रियो रेस्क्यू पर ही क्वेश्चन आता है, एम्ब्रियो रेस्क्यू कब कब और किन किन सिचुएशन में किया जाता है। तो वही एप्लीकेशन ऑफ एम्ब्रियो कल्चर, आपको 3 कंडीशन ध्यान रखनी है, ठीक है। सबसे पहले तो ऐसे सीड जिनमें एंडोस्पर्म बहुत कम बनता है। सीड के अंदर देखिए एम्ब्रियो होता है और बाकी एंडोस्पर्म है, कोटिलिडन है और इनमें रिजर्व फूड होता है। लेकिन नेचर में कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनके सीड में एंडोस्पर्म बहुत कम बनता है, और आपको पता होगा एंडोस्पर्म जो होता है वो नरिशमेंट देता है, और अगर एंडोस्पर्म ही नहीं होगा या बहुत कम होगा तो प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिलेगा तो एम्ब्रियो मर जाता है। तो ऐसे प्लांट जिनमें बहुत कम एंडोस्पर्म है उनके एम्ब्रियो को बचाने के लिए हम उनके सीड में से एम्ब्रियो निकाल सकते हैं और उसका कल्चर करके प्लांट बना दें, नहीं तो अदरवाइज वो वैसे मरना था, क्योंकि रिजर्व फूड बहुत कम है, एंडोस्पर्म बहुत कम है। तो एक रेस्क्यू तो ये हो गया। इन सम इंटर स्पेसिफिक क्रॉसेस द एंडोस्पर्म ऑफ डेवलपिंग हाइब्रिड सीड्स डीजेनरेट्स वेरी अर्ली। एंडोस्पर्म बहुत जल्दी डीजेनरेट हो जाता है या बनता ही नहीं है, ठीक है। सो यंग हाइब्रिड एम्ब्रियो विच गेट डिवॉइड ऑफ न्यूट्रिशन ऑल्सो डाइज, इसलिए ये एम्ब्रियो भी मर जाता है। कई ऐसे हाइब्रिडाइजेशन से हम हाइब्रिड बनाते हैं, इंटरस्पीशीज हाइब्रिड, जिनमें एंडोस्पर्म बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, डीजेनरेट हो जाता है या बनता ही नहीं है, तो ऐसे में जो यंग एम्ब्रियो है वो भी मर जाते हैं, ठीक है। इन सच केस द यंग एम्ब्रियो इज एक्साइड, ये निकाल दिया जाता है, एंड कल्चर इन विट्रो टू ऑब्टेन हाइब्रिड सीडलिंग्स। इस तरह से या जिनमें एंडोस्पर्म नहीं है या बहुत जल्दी डीजेनरेट हो रहा है उनके एम्ब्रियो को बचा सकते हैं कल्चर करके, एम्ब्रियो रेस्क्यू का पहला केस। दूसरा केस, कुछ ऐसे हैं सीड्स ऑफ सम प्लांट्स लेक्स लाइक ऑर्किड लेक स्टोर फूड। ऑर्किड के अंदर, ऑर्किड तो सभी जानते हैं, ऑर्किड्स के जो सीड होते हैं उनके अंदर रिजर्व फूड ही नहीं होता, ये नेचुरल प्रॉब्लम है उसकी, और इसीलिए ऑर्किड के सीड बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं, क्योंकि रिजर्व फूड नहीं है तो एम्ब्रियो चलेगा नहीं। तो दे लेक्स रिजर्व फूड्स, स्टोर फूड। इन सच केसेस एम्ब्रियो कल्चर अलाउज सीडलिंग डेवलपमेंट फ्रॉम द एम्ब्रियोज। This method is also used for rapid clonal propagation of orchid. ऑर्किड अपने फ्लावर्स के लिए जाने जाते हैं, ऑर्किड का बड़े लार्ज स्केल पर कल्टीवेशन होता है, लेकिन ऑर्किड के सीड में रिजर्व फूड, स्टोर्ड फूड नहीं होता, इसलिए इनके ज़्यादातर सीड डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, एबॉर्ट हो जाते हैं। ऑर्किड के सीड के एम्ब्रियो को निकालकर उसका कल्चर कर सकते हैं, जिससे हम काफ़ी सारे प्लांट बना सकते हैं। रैपिड क्लोनल प्रोपेगेशन, रैपिड क्लोनल प्रोपेगेशन मतलब लार्ज क्वांटिटी में एक जैसे प्लांट बनाना। तो देखिए जो दो अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन के जो सीड हैं उनमें एम्ब्रियो, जो उनमें एंडोस्पर्म बनता ही नहीं है या बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, उनके एम्ब्रियो को बचा सकते हैं। ऐसे प्लांट जो नेचुरल प्लांट है ऑर्किड, इनके सीड में एंडोस्पर्म नेग्लिजिबल होता है, इसलिए इनके एम्ब्रियो बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं, सीड खराब हो जाते हैं। इनके एम्ब्रियो, इनके सीड में से एम्ब्रियो निकाल करके उसको कल्चर करके एम्ब्रियो बचा सकते हैं। दिस इज अनदर केस ऑफ एम्ब्रियो रेस्क्यू। नाउ तीसरा केस होता है, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनके अंदर एम्ब्रियो वगैरह सब है, रिजर्व फूड भी है, लेकिन उनके अंदर कुछ ऐसे इनहिबिटर केमिकल्स होते हैं सीड में। वो केमिकल सीड को, एम्ब्रियो को जर्मिनेट नहीं होने देते। जब तक वो केमिकल कम नहीं होंगे तब तक सीड जो है डोरमेंट रहता है, और एक तरह की सीड डोरमेंसी आती है। बहुत से सीड में डोरमेंसी सिर्फ इसीलिए होती है कि उनके अंदर कुछ ऐसे केमिकल हैं जो उसको जर्मिनेट नहीं होने दे रहे। ऐसे केस में उन एम्ब्रियो को निकाल कर आप कल्चर से जर्मिनेट कर लो तो डोरमेंसी ब्रेक करवा सकते हो और जल्दी प्लांट ग्रो कर सकते हो, ये भी एक और चीज है। इन सम स्पीशीज सीड में रिमेन डोरमेंट ड्यू टू इनहिबिटर्स प्रेजेंट इन द एंडोस्पर्म और सीड कोट। इनके एंडोस्पर्म में या सीड कोट में कुछ इनहिबिटर केमिकल होते हैं जिसकी वजह से ये डोरमेंट रहते हैं, जर्मिनेट नहीं हो पाते। एम्ब्रियो कल्चर इज इन सच केसेस अलाउज एम्ब्रियो डेवलपमेंट बाय एलिमिनेटिंग द इनहिबिटर रिस्पॉन्सिबल फॉर डोरमेंसी।
डोरमेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल इनहिबिटर्स को एलिमिनेट करते हुए इन एम्ब्रियो को हम जल्दी कल्चर कर सकते हैं। ठीक है, एम्ब्रियो कल्चर, देखिए पहला हमने पढ़ा मेरिस्टम कल्चर, वो अलग चीज है। अब हम पढ़ रहे हैं एम्ब्रियो कल्चर, मतलब ऐसे केसेस जहां एम्ब्रियो की डेथ हो जाती है, उस एम्ब्रियो को रेस्क्यू करने के लिए, उसको बचाने के लिए हम कल्चर करते हैं। और ये 3 केसेस बताए हैं। जो हाइब्रिडाइजेशन में जो हाइब्रिड बनता है उसका एम्ब्रियो कई बार एबॉर्ट हो जाता है, उसको निकाल करके हम ग्रो कर सकते हैं। जिन सीड के अंदर रिजर्व फूड नहीं है उनके एम्ब्रियो को निकाल कर ग्रो कर सकते हैं। जिन सीड के अंदर कुछ ऐसे इनहिबिटर है जो उसको जर्मिनेट नहीं होने दे रहे हैं, उन सीड के एम्ब्रियो को निकाल कर कल्चर कर सकते हैं। ये सब एम्ब्रियो रेस्क्यू हैं और एम्ब्रियो कल्चर के एप्लीकेशंस हैं। ओके, तो मेरिस्टम कल्चर, एम्ब्रियो कल्चर 2 हो गए स्पेशल टाइप के कल्चर। अब देखो इनके पर्पस अलग हैं, अलग अलग एम से कल्चर हो रहा है। देन नेक्स्ट वन, थर्ड कल्चर पर आते हैं। दिस इज अनदर वेरी यूजफुल एंड वेरी यूनिक कल्चर एंड दैट इज एंथर कल्चर, पोलन कल्चर। अब नाम से देखिए एंथर, एंथर या पोलन कल्चर। एंथर और पोलन जो है प्लांट का मेल गैमेटोफाइट है, यानी कि ये तो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। और ये बड़ा सरप्राइजिंग काम था जो इंडिया में हुआ। इंडिया में 2 साइंटिस्ट, दिल्ली यूनिवर्सिटी के 2 साइंटिस्ट शिप्रा गुहा एंड एससी माहेश्वरी, इन दोनों ने वर्ल्ड में पहली बार कल्चर के थ्रू हैप्लॉइड प्लांट बना दिया। मतलब एंथर जो होता है, पोलन स्टेमन का जो एंथर लोब होता है, उस एंथर लोब को थोड़ा सा प्रेस करके उन्होंने कल्चर मीडियम पर रखा और उससे एक हैप्लॉइड प्लांट बना दिया। एंथर तो हैप्लॉइड है, एंथर के अंदर क्या होता है, पोलन ग्रेन, तो वो उससे प्लांट बना दिया उन्होंने। अब जो प्लांट, ये हैप्लॉइड प्लांट नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते, ये प्लांट नेचर में डिप्लॉइड होते हैं। एक अच्छा भला डिप्लॉइड नेचुरल प्लांट का हैप्लॉइड वर्जन टेस्ट ट्यूब में बना दिया, इसको एंथर कल्चर कहा गया, एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड्स, और ये बड़े काम आते हैं। ठीक है, एंथर कल्चर इज ऑल्सो नोन एज पोलन ग्रेन कल्चर और एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड कल्चर, ये दोनों नाम भी ध्यान रखना, इस पर भी बहुत बार क्वेश्चन आया है। ठीक है, व्हेन एंथर ऑफ द प्लांट स्पीशीज आर कल्चर्ड ऑन अ सूटेबल मीडियम, then haploid plants are produced and this method is called anther culture. इसमें ये जो किया गया, this technique was first developed in India, first used in India and produces haploid plant of Dhatura inoxia. ये प्लांट कौन सा था जिस पर काम हुआ था इंडिया में, धतूरा इनोक्सिया, धतूरा सुनागा वही धतूरा है। और 2 साइंटिस्ट गुहा एंड माहेश्वरी 1964, इन्होंने धतूरा प्लांट का हैप्लॉइड प्लांट सबसे पहले बनाया। इसमें सबसे मेन चीज है इनका कल्चर मीडियम। इन्होंने एक ऐसा कल्चर मीडियम तैयार किया जो एंथर को, पोलन ग्रेन को भी डिवाइड करने के लिए स्टिमुलेट कर देता है। यहाँ सारा काम उस मीडियम का है। देखो कल्चर में कल्चर मीडियम का बहुत बड़ा रोल होता है। कल्चर मीडियम इन्होंने ऐसा बनाया, उसका कंपोजिशन ही ऐसा था कि जब उन्होंने उस पर एंथर रखा, पोलन ग्रेन रखा, तो वो भी डिवीजन के लिए स्टिमुलेट हो गया। अब पोलन ग्रेन की सेल भी डिवाइड होने लग गई, तो फिर डिवाइड अगर होने लग गई तो फिर तो प्लांट बना सकते हैं। और इस तरह से इन्होंने एक नेचुरल डिप्लॉइड प्लांट का हैप्लॉइड प्लांट टेस्ट ट्यूब में बना दिया। ठीक है, इस तरह से हैप्लॉइड प्लांट बनाया गया। और उसके बाद तो फिर और भी कोशिश की गई, कुछ लोगों ने इन्होंने बनाया पोलन ग्रेन से। बाद में हैप्लॉइड प्लांट्स कैन आल्सो बी डेवलप्ड बाय कल्चरिंग अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल। जब मेल पार्ट यानी कि एंथर से बन सकता है तो फीमेल पार्ट से बन सकता है। कुछ लोगों ने बाद में ओव्यूल से यानी कि फीमेल पार्ट से भी हैप्लॉइड प्लांट बनाए हैं, वो भी बन जाते हैं। बट एंथर कल्चर फिर भी सबसे पॉपुलर, सबसे पहले यही हुआ। इसमें क्या होगा, अब आपसे पूछे एक्सप्लांट कौन, तो एंथर या पोलन ग्रेन। तो अपने तीनों कल्चर में देखो एक्सप्लांट अलग अलग है। मेरिस्टम कल्चर में एक्सप्लांट मेरिस्टम, एम्ब्रियो कल्चर में एम्ब्रियो एक्सप्लांट, एंथर कल्चर पोलन कल्चर में पोलन ग्रेन। तो इसमें क्या होता है, पोलन ग्रेन तो क्या लेते हैं, पूरा एंथर ले लेते हैं, उसको थोड़ा सा दबा देते हैं ताकि क्या होता है वो थोड़ा यूं ब्रेक हो जाए, उसमें पोलन निकल आए, और उसको कल्चर मीडियम पे रख देते हैं। मीडियम यहाँ बहुत स्पेशल है। अब यहाँ जब कल्चर करते हैं तो 2 तरीके रहते हैं। देखो यहाँ पर थोड़ा सा और आगे चलें, इन एंथर कल्चर देयर कैन बी 2 सिचुएशन, 2 सिचुएशन होती है। क्या क्या होती है, पोलन ग्रेन में कंटिन्यू टू डिवाइड एंड गिव राइज टू पोलन एम्ब्रियो। एक तो ये हो सकता है कि जो पोलन ग्रेन हमने रखा, पोलन ग्रेन रखे तो पोलन ग्रेन एम्ब्रियो बना दे। मैंने आपको कल्चर में बताया था कि या तो आप शूट रूट बना करके प्लांट बना दो, और या फिर एम्ब्रियो जनरेट कर लो, सोमेटिक एम्ब्रियो, और उससे प्लांट बना दो। सेम वही चीज यहाँ है कि या तो यहाँ पर कैलस बने, उसमें आप शूट रूट बना करके प्लांट बनाओ, और या फिर कैलस से आप क्या कर लो, डायरेक्ट एम्ब्रियो बना दो। तो एक तो ये कि कंटिन्यू डिवाइड करके पोलन एम्ब्रियो, अब क्योंकि वो पोलन ग्रेन से कल्चर होता है, इस एम्ब्रियो क्या बोलेंगे, पोलन एम्ब्रियो, एंड इससे फिर हैप्लॉइड प्लांट बनाए।
और या फिर कंटिन्यूस डिवीजन इन पोलन प्रोड्यूसेस कैलस, या फिर कैलस बन जाए विच रीजनरेट हैप्लॉइड शूट्स, इससे फिर शूट बना। तो देखो वही दो तरीके हैं जो हमारे नॉर्मल कल्चर में होते हैं, या तो कैलस से हम शूट रूट बनाकर प्लांट बनाएं, ये वाला मेथड कैलस से, और या फिर हम एम्ब्रियो जनरेट करें, इसको हम जैसे वहां बोला था हमने सोमेटिक एम्ब्रियो, क्योंकि वो सोमेटिक सेल से था। ये क्या है, पोलन एम्ब्रियो। तो ये पोलन ग्रेन से एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो से फिर प्लांट बन जाएगा। तो ये दो तरीके हैं जिनसे हम हैप्लॉइड प्लांट बना देते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन एम्स में पूछा गया कि शिप्रा गुहा और माहेश्वरी के एक्सपेरिमेंट में उन्होंने देखा कि ज्यादातर प्लांट तो सब हैप्लॉइड ही बने, लेकिन उनमें कुछ डिप्लॉइड प्लांट भी आ गए। कभी कभी जब हम पोलन कल्चर करते हैं तो हैप्लॉइड प्लांट के बीच में कुछ प्लांट डिप्लॉइड भी आ जाते हैं। अब ये डिप्लॉइड प्लांट कहां से आए, तो इसका जवाब ये था कि हमने एक्सप्लांट में एंथर रखा था थोड़ा दबा करके। एंथर के अंदर जो पोलन है वो तो हैप्लॉइड है, और उससे जो प्लांट बनेगा वो तो हैप्लॉइड बनेगा, लेकिन एंथर वॉल भी होती है, एंथर वॉल डिप्लॉइड होती है। अब हो सकता है कोई प्लांट एंथर वॉल की सेल से बन गया, किसी भी सेल से बन सकता है प्लांट। तो अगर एंथर वॉल की सेल से कोई प्लांट बना तो वो डिप्लॉइड रहेगा, पोलन ग्रेन से प्लांट बना तो हैप्लॉइड रहेगा। और क्योंकि हम पूरा एंथर रखते हैं कल्चर मीडियम पर, इसीलिए हो सकता है कि सम टाइम डिप्लॉइड प्लांट आल्सो फॉर्म अमंग द हैप्लॉइड प्लांट्स। सोर्स ऑफ दिस डिप्लॉइड प्लांट इज एंथर वॉल व्हिच इज डिप्लॉइड। ये क्वेश्चन अलग से आता है कि कभी कभी हैप्लॉइड प्लांट के बीच में डिप्लॉइड कहां से आ जाते हैं, तो ये एंथर वॉल से आ जाते हैं। कभी कभी एंथर वॉल से भी प्लांट बन जाते हैं, ठीक है। और पोलन ग्रेन से जो प्लांट बनेगा वो हैप्लॉइड। तो ये बहुत यूनिक कल्चर है और एक हैप्लॉइड प्लांट तैयार किया गया। अब हम सोचें कि भाई इस हैप्लॉइड प्लांट से फायदा क्या है, ये हमारे स्टडी में बहुत काम आता है। हैप्लॉइड कल्चर से एंथर कल्चर से बने हुए हैप्लॉइड का यूज क्या है, ये है मेन बात। और वो यूज देखिए क्या क्या है इनके। अगर मैं यूजेस की बात करूं तो हैप्लॉइड प्लांट्स आर वेरी यूजफुल इन प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग में बहुत यूजफुल है इनका, बिकॉज पहली चीज दे हैव सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। अब हैप्लॉइड है तो सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है। अब इसका फायदा क्या हुआ, आपको जेनेटिक्स में पढ़ाया जाता है कि हैप्लॉइड जो होते हैं वो म्यूटेशन की स्टडी में काम आते हैं। तो इन प्लांट को आप म्यूटेशन की स्टडी में यूज करो, क्योंकि इनमें सिंगल सेट है, हर जीन का एक ही अलील है। जैसे कोई म्यूटेशन होगा तुरंत नजर आएगा। हैप्लॉइड प्लांट को म्यूटेशन में इसीलिए तो लेते हैं ना कि म्यूटेशन होते ही तुरंत दिखता है। डिप्लॉइड में दो अलील होते हैं, म्यूटेशन एक में हुआ दूसरे में नहीं हुआ तो आपको पता ही नहीं चलेगा म्यूटेशन हुआ कि नहीं हुआ। हैप्लॉइड का यूज म्यूटेशन की स्टडी में होता है, तो इनको भी कर सकते हैं। सो इवन अ वेरी स्मॉल चेंज और म्यूटेशन कैन बी डिटेक्टेड इन हैप्लॉइड। तो एक तो म्यूटेशनल स्टडी कर सकते हो आप, पहली चीज। दूसरा क्या है, दीज हैप्लॉइड्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस होमोजाइगस डिप्लॉइड बाय कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट। नाउ फिर से म्यूटेशन पर चलते हैं। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के चैप्टर में पढ़ाया जाता है कि हम कॉल्चिसिन से प्लांट को डबल, डिप्लॉइड से टेट्राप्लॉइड क्रोमोसोम डबल कर सकते हैं। अब देखिए, जब हमने हाइब्रिडाइजेशन का मेथड आपको प्लांट ब्रीडिंग में पढ़ाया तो हमने क्या कहा, हमने दो अलग अलग पेरेंट प्लांट लिए, फिर हमने उसको कई जनरेशन तक सेल्फिंग करवा के प्योर लाइन बनाया होमोजाइगस, फिर क्रॉस कराया, फिर जो हाइब्रिड बना उसका फिर प्योर लाइन बनाया। तो प्योर लाइन बनाने में कई साल लग जाते हैं। हम चाहते हैं होमोजाइगस प्लांट, जिन दो प्लांट को क्रॉस कर रहे हैं वो प्योर होमोजाइगस होने चाहिए, और इसीलिए हमारा काफी सारा टाइम प्योर बनाने में, होमोजाइगस बनाने में, सेल्फिंग में निकल जाता है। अब ये कहते हैं कि अगर हम कल्चर से होमोजाइगस बना सकते हैं फटाफट। कैसे, कल्चर से पहले बनाओ हैप्लॉइड प्लांट एक सेट वाला, अब उसमें कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट करो तो कॉल्चिसिन क्रोमोसोम डबल कर देता है, तो जो उसमें एक सेट था एज सच उसकी कॉपी हो जाएगी। तो आप देखिए ये कंप्लीट होमोजाइगस प्लांट बनेगा। हम लोग जो कल्चर में हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं वो तो कुछ करेक्टर, एक दो करेक्टर के लिए प्लांट को होमोजाइगस करते हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से। यहाँ पर हैप्लॉइड बनाकर कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट से जो होमोजाइगस बनाओगे, ये प्लांट अपने सारे जीन के लिए होमोजाइगस हो जाएगा एक ही बार में। इतना बढ़िया होमोजाइगस प्लांट आप किसी और तरीके से नहीं बना सकते। अब आप इस होमोजाइगस प्लांट को क्रॉस में यूज कर लो, जल्दी काम हो जाएगा आपका। ओके, तो होमोजाइगस प्लांट बाय कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट एंड दीज होमोजाइगस डिप्लॉइड्स आर यूज्ड एज ए पेरेंट इन क्रॉसिंग। अब आप इनको क्रॉसिंग में यूज करो। तो इसका बेनिफिट ये है कि हाइब्रिडाइजेशन में जहां आपको 10 साल 15 साल लगते थे, अब वो टाइम आधा रह जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम टाइम तो आप प्योर लाइन बनाने में भी टाइम निकालते हो, कई साल लग जाते हैं। वही चीज ने लिखी, यूज ऑफ हैप्लॉइड इन प्रोड्यूसिंग प्योर लाइन हैज रिड्यूस्ड
period required for developing new variety from 10 years to 5 years. अगर 10 साल में एक वैरायटी बन रही है हाइब्रिडाइजेशन से, तो अगर आप हैप्लॉइड कल्चर करके और प्योर लाइन बनाकर क्रॉस करोगे तो 5 साल में काम हो जाएगा, क्योंकि प्योर लाइन बनाने के आपके जितने साल लग रहे थे वो तो खत्म हो गए। मतलब हैप्लॉइड प्लांट से आप हैप्लॉइड प्लांट जो बनाया उससे आप म्यूटेशन की स्टडी कर सकते हो, पहली बात। दूसरा, इन हैप्लॉइड प्लांट को कोल्चिसिन ट्रीटमेंट से वापस डिप्लॉइड करवा लो तो ये प्लांट होमोजाइगस होंगे, प्योर लाइन। अब इनका आप हाइब्रिडाइजेशन में यूज करो तो आपको बहुत कम टाइम में हाइब्रिडाइजेशन से नई वैरायटी मिल जाएगी। तो एंथर कल्चर, पोलन कल्चर का ये एक यूज बड़ा काम का है। हाइब्रिडाइजेशन के टाइम को आधा किया जा सकता है। समझ में आ गई बात? तो कुल मिलाकर अभी तक मैं आपको 3 स्पेशल कल्चर बता चुका हूँ। कौन कौन से हो गए? मेरिस्टम कल्चर, एम्ब्रियो कल्चर, पोलन कल्चर। ओके, अब आगे चलते हैं एक और स्पेशल टाइप पर, प्रोटोप्लास्ट कल्चर, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन या इसे पैरासेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। ये है हमारा चौथा स्पेशल टाइप का कल्चर और इस पर भी अच्छे खासे क्वेश्चन आ चुके हैं। प्रोटोप्लास्ट कल्चर। अब पहले तो प्रोटोप्लास्ट क्या है, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन क्या है, फिर कल्चर पर आएंगे। ओके, यहाँ पर क्या है देखो, ये जो है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन भी कहलाता है। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन ये कैसे हो रहा है? देखिए, सोमेटिक हाइब्रिड इज अ हाइब्रिड प्रोड्यूस्ड बाय फ्यूजन ऑफ सोमेटिक सेल्स ऑफ 2 स्पीशीज और वैरायटी। 2 अलग अलग प्लांट स्पीशीज, इनकी सोमेटिक सेल को फ्यूज करा करके और फिर उससे प्लांट बना दें तो ये सोमेटिक हाइब्रिड। कोई गेमिट काम में नहीं लिया, ना कोई क्रॉस कराया। आप क्या करते हो हाइब्रिडाइजेशन में? इसका मेल गेमिट, उसका फीमेल गेमिट, दोनों को क्रॉस कराया, फिर नई वैरायटी बनी। जाने कितने साल लगेंगे, ये काम और जल्दी हो रहा है। और सोमेटिक सेल का फ्यूजन, अब प्लांट की सोमेटिक सेल का फ्यूजन कैसे कराएंगे? सोमेटिक सेल के चारों ओर तो सेल वॉल होती है, तो पहले सेल वॉल हटाएंगे और जैसे प्लांट से सेल वॉल हटा दी तो सेल मेम्ब्रेन वाला जो पार्ट बच गया उसको प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। ओके, तो पहले हम प्लांट सेल से क्या करेंगे? सेल वॉल हटा के प्रोटोप्लास्ट बना लेंगे। अब अपने को 2 अलग अलग प्लांट का क्रॉस कराना है। देखिए, कई बार 2 बिल्कुल डिफरेंट प्लांट, डिफरेंट जीनस के, इनमें क्रॉस ही नहीं हो पा रहा है। नहीं कर सकते आप सब में क्रॉस। ऐसे प्लांट जिनमें क्रॉस ही पॉसिबल नहीं है उनमें ये कर सकते हो। उसकी भी सोमेटिक सेल लो, इसकी भी सोमेटिक सेल लो, दोनों की सेल वॉल हटाओ, प्रोटोप्लास्ट बन गया। दोनों को फ्यूज कर दो, एक सेल बनेगी और उससे प्लांट बना दो, वो प्लांट इनका हाइब्रिड होगा। तो ऐसे सोमेटिक हाइब्रिड बना सकते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सोमेटिक हाइब्रिड इज कॉल्ड सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। इसी को सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, पैरासेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन या प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, प्रोटोप्लास्ट कल्चर भी कहते हैं। ठीक है, ये सबसे पहली बार किसमें किया गया था? फर्स्ट सोमेटिक हाइब्रिड वाज ऑब्टेन्ड बिटवीन 2 स्पीशीज ऑफ टोबैको। टोबैको की 2 स्पीशीज में किया था, निकोशियाना ग्लूका एंड निकोशियाना लैंग्सडॉर्फ। और साइंटिस्ट थे कार्लसन एट अल। इन्होंने पहली बार टोबैको की 2 अलग अलग स्पीशीज का एक सोमेटिक हाइब्रिड बनाया। ठीक है, बिफोर फ्यूजन ऑफ सोमेटिक सेल्स देयर सेल वॉल मस्ट बी रिमूव्ड, क्योंकि सेल वॉल रहते हुए तो फ्यूज नहीं हो पाएगा, तो सेल वॉल मस्ट बी रिमूव्ड। सेल वॉल रिमूव करनी होती, और सेल वॉल रिमूव करने के बाद जो बचता है उसी को हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। ये टर्म AIPMT में एग्जाम में आ चुकी है। व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट? तो सेल वॉल लेस प्लांट सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। जब आप एक प्लांट सेल से सेल वॉल हटा देते हैं तो ये कहलाता है प्रोटोप्लास्ट। एक तो क्वेश्चन इसी पे बनता है। अब देखिए, 2 अलग अलग प्लांट के प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन करा करके अपन एक हाइब्रिड बना सकते हैं, बिना क्रॉस करवाए, बिना कोई गेमिट लिए, डायरेक्ट सोमेटिक सेल से ही हाइब्रिड बना दिया। तो ये और अलग ही तरह का नई वैरायटी बना सकते हो आप इसमें। इसका मेथड क्या होता है? देखो, स्टेप्स ऑफ सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहला काम तो है रिमूवल ऑफ सेल वॉल। सबसे पहले तो सेल वॉल हटा, प्रोटोप्लास्ट बनाएंगे। सेल वॉल इज डाइजेस्टेड बाय यूजिंग पेक्टिनेज एंड सेल्यूलेज एंजाइम। भाई सेल वॉल कौन हटाएगा? सेल्यूलोज की सेल वॉल। तो सेल्यूलेज पेक्टिनेज, देखो मैंने ये बना रखी प्लांट सेल जिसके चारों तरफ सेल वॉल है। सेल्यूलेज पेक्टिनेज ने सेल वॉल को हटा दिया तो केवल अब अंदर क्या मेम्ब्रेन बच गई, तो इसको अब हम बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट बनता है इन दोनों एंजाइम से। इस पर आ चुका है क्वेश्चन, प्रोटोप्लास्ट पर क्वेश्चन आया, एंजाइम पे भी क्वेश्चन आया। अब अपन ने प्रोटोप्लास्ट बना लिए, अब इनका फ्यूजन कराते हैं। तो फ्यूजन बिटवीन प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट ऑफ 2 डिफरेंट स्पीशीज आर फ्यूज्ड टुगेदर एंड सब्सटेंस व्हिच इंड्यूसेस फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट इज कॉल्ड फ्यूजोजन और फ्यूजोजेनिक एजेंट। अब 2 प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज कराएंगे।
तो फ्यूजन ऐसे ही नहीं होगा, फ्यूजन को इंड्यूस कराना पड़ता है। जो सब्सटेंस फ्यूजन इंड्यूस करा है उसी को फ्यूजोजन कहते हैं। फ्यूजन करवा रहा है इसलिए फ्यूजोजन या फ्यूजोजेनिक एजेंट। इसको क्या बोलेंगे? फ्यूजोजेनिक एजेंट या फ्यूजोजन, जो फ्यूजन करवाता है। कौन कौन है, नाम याद रखना है। तो देखिए फ्यूजोजेनिक सब्सटेंस कौन कौन सी कंडीशन है, या तो हम NaNO3 से ट्रीटमेंट करें, दोनों को फ्यूजन NaNO3 से करवा सकते हो, या फिर ट्रीटमेंट ऑफ कैल्शियम आयन एट हाई पीएच, कैल्शियम आयन एट हाई पीएच यूज करेंगे तब भी फ्यूजन हो जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल PEG, ये है सबसे इंपॉर्टेंट, ज्यादातर फ्यूजन के लिए यही काम आता है, PEG पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। और या फिर हम हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक शॉक भी दे सकते हैं। इनमें से कोई भी एक मेथड लेंगे, ये सारे यूज नहीं होते हैं, एनी वन, कोई भी एक यूज होगा। NaNO3 का यूज करके फ्यूजन करवा लो, कैल्शियम आयोडेट हाई पीएच का यूज कर लो। वैसे सबसे ज्यादा पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल PEG का यूज होता है, कभी कभी हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक शॉक से भी फ्यूजन हो जाता है। इनमें से किसी भी एक कंडीशन का यूज करेंगे फ्यूजन कराने के। फ्यूजन होने के बाद हमें मिलेगा सोमेटिक हाइब्रिड। देखो प्रोसेस कैसे होता है, मैं थोड़ा सा डायग्राम से समझाऊं। ये देखो, ये एक प्लांट स्पीशीज का प्रोटोप्लास्ट स्पीशीज 1 के दिया, ये एक दूसरी प्लांट स्पीशीज का प्रोटोप्लास्ट स्पीशीज 2। ये दोनों स्पीशीज ऐसे प्लांट हैं जिनको आप यूं क्रॉस करवा ही नहीं सकते, बिल्कुल अलग अलग प्लांट। अपन ने इनके प्रोटोप्लास्ट बना दिए, फ्यूजोजन ले लिया। फ्यूजोजन उन 4 में से कोई सा भी ले लेंगे। मान लो अपन ने यहाँ ले लिया PEG, तो PEG ले लिया। अब पहले साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है। देखो ये दोनों के न्यूक्लियस है, भी साइटोप्लाज्म फ्यूज हो रहे हैं, न्यूक्लियस अलग अलग है, इसको कहते हैं हेट्रोकैरियोन। तो एक ट्रांजिशन बीच की स्टेज क्या बनेगी, हेट्रोकैरियोन। अब उसके बाद न्यूक्लियर फ्यूजन होगा। न्यूक्लियस फ्यूज होने के बाद अब ये मान लो डिप्लॉइड है, ये भी डिप्लॉइड है, तो ये टोटल टेट्राप्लॉइड हो गया एक तरह से। और ये क्या बन गया अब, सोमेटिक हाइब्रिड, इसको बोलते हैं सोमेटिक हाइब्रिड। इसके चारों ओर अभी भी सेल वॉल नहीं है। अब आप इसका कल्चर करो, कल्चर करोगे तो सेल वापस सेल वॉल सिक्रीट करके सेल वॉल बना देती, तो इट डेवलप सेल वॉल। सेल वॉल बन गया। अब उसको और कल्चर करोगे तो फिर क्या बन जाएगा, कैलस। फिर तो अपना टिश्यू कल्चर का तरीका, कैलस बन गया। कैलस बन के क्या करेंगे, कैलस से पूरा प्लांट बना लेंगे, रूट शूट बना करके, तो ये प्लांट बन गया। और ये जो प्लांट होगा इट विल बी द हाइब्रिड ऑफ बोथ स्पीशीज, ये इन दोनों स्पीशीज का हाइब्रिड। और इस मेथड से आप ऐसे ऐसे प्लांट का हाइब्रिड बना सकते हो जो अदरवाइज कभी क्रॉस ही नहीं हो सकते। ये प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन का तरीका है। प्रोटोप्लास्ट बनाया, उसका कल्चर किया, और इससे भी हम हाइब्रिड बना सकते हैं, नई नई वैरायटी। हम इसीलिए तो टिश्यू कल्चर को मैंने बोला था कि इससे भी नई नई क्रॉप वैरायटी और इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, नई वैरायटी बना सकते हैं। देखो इसे बना रहे। ओके, तो ये मेथड जो था, पहले 2 मेथड हो गया, प्रोटोप्लास्ट बनाया, उसका फ्यूजन कराया। उसके बाद वही चीज जो मैंने अभी डायग्राम में दिखाई, कल्चर ऑफ द फ्यूज्ड प्रोटोप्लास्ट। A product of fused protoplast of 2 different species is called somatic hybrid. When the fused protoplasts are cultured on a suitable medium, they regenerate cell wall and begin to divide and ultimately form plants. तो एक somatic hybrid plant बना लेते हैं। इसका यूज क्या है, मेन बात। अगला क्वेश्चन यूज बताता है। यूज इसका क्या है, it allows the production of hybrid between different lines and species that cannot be produced normally by sexual reproduction. ऐसे स्पीशीज के हाइब्रिड बना सकते हो जिनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे बिल्कुल नए तरह के हाइब्रिड, जैसे कुछ एग्जांपल देखिए, राइस और कैरेट का हाइब्रिड बना दिया भैया अपन ने। राइस भी और कैरेट भी, इसका हाइब्रिड बना एक नया प्लांट। इसको हालांकि कोई नाम नहीं दिया गया, लेकिन उसके बाद देखिए पोटैटो और टोमेटो का हाइब्रिड, दोनों की सेल फ्यूज करके, और इस प्लांट को बोला गया पोमेटो। पोमेटो कहते हैं, और ये तो क्वेश्चन आ भी चुका है। ऐसे ब्रिंजल और टोमेटो का हाइब्रिड ब्रोमेटो, पोमेटो, ब्रोमेटो। और हाइब्रिड राइस और कैरेट का हाइब्रिड, इसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है। पोमेटो पर क्वेश्चन भी आया है, एनसीईआरटी भी मेंशन करती है। तो पोमेटो, ब्रोमेटो, प्रोटोप्लास्ट क्या है, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन क्या है, और कैसे हम नई चीज बनाते हैं, ये ध्यान रखना है। पोमेटो क्या है, पोटैटो टोमेटो का हाइब्रिड। ब्रोमेटो, ब्रिंजल और टोमेटो का हाइब्रिड। तो इस तरह से कुछ अपन हाइब्रिड बना सकते हैं। तो 4 तरह के स्पेशल कल्चर होगा। देखिए, मेरिस्टम कल्चर, एक्सप्लांट मेरिस्टम, क्या यूज, वायरस फ्री प्लांट बनाने के लिए। एम्ब्रियो कल्चर, एक्सप्लांट एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के रेस्क्यू के लिए करते हैं इसको। फिर उसके बाद एंथर कल्चर, इसमें एक्सप्लांट एंथर है, पॉलन ग्रेन है, और हैप्लॉइड प्लांट बनता है, और इस हैप्लॉइड प्लांट से कॉल्चिसिन से डिप्लॉइड बना करके
हाइब्रिडाइजेशन के काम को आधे टाइम में कर सकते हैं, हैप्लॉइड प्लांट बनाते हैं। और चौथा है प्रोटोप्लास्ट कल्चर, इसमें सेल वॉल हटा करके सोमेटिक सेल का प्रोटोप्लास्ट बनाते हैं और फिर उसको फ्यूज करा करके एक नया हाइब्रिड बना देते हैं बहुत कम टाइम में। और ये ऐसे ऐसे प्लांट के हाइब्रिड बन सकते हैं जो अदरवाइज कभी क्रॉस ही नहीं होते। तो इस तरह से ये 4 अलग अलग तरह के स्पेशल केस। अच्छा, इस सोमेटिक हाइब्रिड से रिलेटेड एक टर्म और होती है, थोड़ा सा उस पर भी समझ लीजिए। कभी कभी ये सुनने में आता है साइब्रिड, इसको कहते हैं साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड। अभी अपन ने क्या करा, 2 का प्रोटोप्लास्ट फ्यूज किया तो साइटोप्लाज्म भी फ्यूज हो गया, न्यूक्लियस भी फ्यूज हो गया, तो वो सोमेटिक हाइब्रिड बना। साइब्रिड जो है उसमें सिर्फ साइटोप्लाज्म फ्यूज होता है। प्लांट के साइटोप्लाज्म के अंदर भी जीन होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड। अब मान लो किसी प्लांट के माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत अच्छा जीन है, अपने को सिर्फ वो चाहिए, तो अपन पूरा प्रोटोप्लास्ट क्यों फ्यूज करें, केवल उसका साइटोप्लाज्म ले आए, न्यूक्लियस तो चाहिए ही नहीं अपने। साइब्रिड क्या है, देखो, साइब्रिड पजेस न्यूक्लियर जीनोम फ्रॉम ओनली वन पेरेंट, न्यूक्लियस तो एक का, बट साइटोप्लाज्मिक जीन फ्रॉम बोथ पेरेंट। तो मतलब 2 का हमने प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन कराया, लेकिन हम साइटोप्लाज्म तो दोनों का लेना चाह रहे हैं, न्यूक्लियस एक का ही चाह रहे हैं। मतलब दूसरे वाले का सिर्फ साइटोप्लाज्म आ जाए ताकि उसके साइटोप्लाज्म के जीन आ जाए। ऐसे साइटोप्लाज्मिक हाइब्रिड को सोमेटिक हाइब्रिड ना कहकर क्या कहते हैं, साइब्रिड कहते हैं। ये तो एक स्पेशल केस है, ठीक है। कैसे बनता है, देखो, साइब्रिड के 2 तरीके, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लास्ट ऑफ वन पेरेंट एंड इन्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लास्ट ऑफ अनदर पेरेंट। मतलब एक पेरेंट के प्रोटोप्लास्ट को तो ऐसा सच रहने दो और एक का न्यूक्लियस हटा दो। मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं। देखो, ये देखिए, एक स्पीशीज का प्रोटोप्लास्ट और ये दूसरी स्पीशीज का प्रोटोप्लास्ट। अब अपन ने इसमें से न्यूक्लियस हटा दिया तो ये बिना न्यूक्लियस वाला हो गया इन्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लास्ट। अब इसका फ्यूजन इससे करा दिया तो ये बन गया साइब्रिड। अब देखो, इन दोनों के फ्यूजन में साइटोप्लाज्म तो दोनों का आ गया, न्यूक्लियस सिर्फ एक का ही आया। तो न्यूक्लियस एक प्लांट का, साइटोप्लाज्म दोनों का। तो इससे क्या फायदा हुआ, इस प्लांट के साइटोप्लाज्म के जीन अपन ने इसमें भेज दी, ये साइब्रिड बना। एक तरीका तो ये है, एक का तो नॉर्मल प्रोटोप्लास्ट, एक का इन्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लास्ट लेके फ्यूज करा दो तो साइब्रिड बन जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, देखो, दूसरा ये एलिमिनेशन ऑफ वन न्यूक्लियस फ्रॉम हेट्रोकैरियन। या फिर क्या है, जो हमारा नॉर्मल प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन होता है, ये देखो, अपन क्या कर रहे थे, 2 प्रोटोप्लास्ट फ्यूज किया, पहले हेट्रोकैरियन बना, उसके बाद तो जैसे ये हेट्रोकैरियन बना, दोनों के न्यूक्लियस अभी अलग अलग हैं, अपन क्या करें, एक का न्यूक्लियस हटा देते हैं, एक का न्यूक्लियस निकाल दिया तो साइटोप्लाज्म तो दोनों का आ गया, न्यूक्लियस सिर्फ एक का ही आया और ये भी क्या कहलाया, साइब्रिड। या तो पहले ही न्यूक्लियस हटा करके फ्यूज कराओ या फ्यूज करने के बाद न्यूक्लियस हटा दो, दोनों तरीके से साइब्रिड बन सकता है। क्योंकि जब प्रोटोप्लास्ट और सोमेटिक हाइब्रिड बताते हैं तो साथ साथ में ये भी बता देते हैं। इसमें सिर्फ मकसद यही है कि एक प्लांट के साइटोप्लाज्मिक जीन को दूसरे में लेके आना है। पूरा फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ नहीं करा करके केवल साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है। तो ये वही प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन के साथ की चीजें। कुल मिलाकर मैंने आपको 4 तरह के कल्चर बता दिए, बहुत स्पेशल कल्चर है, चारों पर क्वेश्चन आ चुके हैं, अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो ये हमारे कल्चर के अलग अलग स्पेशल टाइप हुए। लास्ट में कल्चर, जो टिश्यू कल्चर टेक्निक है हमारी, उसके में अगर यूजेस और एप्लीकेशन की बात करूं तो 1-2 चीज उसकी ध्यान रखनी है, क्योंकि वो एग्जाम में फिर आए हैं। एप्लीकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, कि हम क्या यूज करते हैं इसका। सबसे पहला माइक्रो प्रोपेगेशन। अभी 1-2 साल पहले ही AIPMT में ये टर्म पूछिए, माइक्रो प्रोपेगेशन। माइक्रो प्रोपेगेशन ये होता है कि किसी भी प्लांट का टिश्यू कल्चर से लार्ज स्केल पर मल्टीप्लिकेशन करना, जो भी अच्छे प्लांट हैं। क्योंकि हम नेचुरली ऐसे ग्रो करके ज्यादा नहीं बना सकते। आपको कहा जाए 2-3 महीने में लाखों प्लांट बनाइए तो कैसे बना देंगे भैया, ऐसे सीड से ग्रो करके तो इतने नहीं बनेंगे। तो हम टिश्यू कल्चर यूज करते हैं। इट इज रैपिड क्लोनल प्रोपेगेशन ऑफ सुपीरियर लाइन। अच्छे प्लांट का रैपिड क्लोनल प्रोपेगेशन, कोई बहुत अच्छी वैरायटी, अपनों को उसमें चेंज भी नहीं लाना है, ऐसे के ऐसे प्लांट चाहिए तो उसकी क्या करो, टिश्यू कल्चर कर लो। कम टाइम में प्लांट भी बन जाएंगे और सारे क्लोन और बनेंगे। तो रैपिड क्लोनल प्रोपेगेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ कल्टीवर बाय टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपेगेशन। कल्टीवर का मतलब है वैरायटी। किसी अच्छी वैरायटी का जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट बनाना लार्ज स्केल पर टिश्यू कल्चर से, उसी को क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोपेगेशन। तो माइक्रो प्रोपेगेशन
कम टाइम में एक जैसे जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट लार्ज क्वांटिटी में बनाना, टिश्यू कल्चर से बनाना, माइक्रो प्रोपेगेशन, ये है सबसे कॉमन यूज, समझ गए। उसके बाद में एक है सोमा क्लोनल वेरिएशन, ये बड़ी अच्छी चीज है। आप याद करो मैंने क्या कहा था, टेस्ट ट्यूब के अंदर जो छोटे छोटे प्लांट्स बने मैंने उनको नाम दिया था सोमा क्लोन्स। ये क्लोन है जेनेटिकली आइडेंटिकल। सोमा क्लोन क्यों? क्योंकि सोमेटिक सेल से बने हुए क्लोन है, तो ये सोमा क्लोन कहलाते हैं। अब ये तो जेनेटिकली आइडेंटिकल है, इनमें तो कोई डिफरेंस होना ही नहीं चाहिए। लेकिन साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि जब इन प्लांट को हम ग्रो करते हैं तो इनमें कई बार कुछ डिफरेंट प्लांट भी आ जाते हैं। भाई जब टेस्ट ट्यूब में क्लोनिंग से बना रहे हो, सोमा क्लोन है, तो वेरिएशन कहां से आया? और ये जो सोमा क्लोन के अंदर वेरिएशन मिलता है उसी को बोलते हैं सोमा क्लोनल वेरिएशन। और जब हमने प्लांट की क्रॉप के कल्चर किए तो कभी कभी इस वेरिएशन में कुछ बहुत अच्छी वैरायटी मिल गई हमें। ये रैंडम है, बाय चांस। हुआ क्या देखो, कैलस याद करो कैसे बना। एक्सप्लांट की सेल बार बार डिवाइड करती है, माइटोसिस, और ग्रुप ऑफ सेल बन जाती है जिसको आप बोलते हो कैलस। वहां होता है रैपिड सेल डिवीजन, कौन सा? माइटोसिस। अब एक चीज ध्यान रखना, हम सेल डिवीजन में भी पढ़ते हैं कि जब लगातार सेल डिवीजन होता है ना तो म्यूटेशन के चांस बढ़ जाते हैं। कैलस की सेल जो रैपिड सेल डिवीजन कर रही है उनमें कभी कभी म्यूटेशन हो सकते हैं। म्यूटेशन होने से उसके अंदर कोई जीन, क्रोमोसोम में कहीं भी चेंज आ गया, और मान लो उसी सेल से प्लांट बन गया, तो वो प्लांट अपने बाकी प्लांट से अलग दिखेगा। और ये जो वेरिएशन आया इसी को कहेंगे सोमा क्लोनल वेरिएशन, क्योंकि सोमा क्लोन समझ रहे हैं हम इनको, और इसमें वेरिएशन, जबकि तो जेनेटिकली आइडेंटिकल थे। अब ये रैंडम है, म्यूटेशन अपने को पता नहीं कैसा होगा, खराब भी हो जाता है, प्लांट बेकार भी हो जाते कभी कभी, लेकिन बहुत अच्छे करेक्टर भी आते हैं। आप याद करो म्यूटेशन ब्रीडिंग। म्यूटेशन ब्रीडिंग में भी अपन क्या करें, गामा गार्डन में, गामा रेज में रख करके म्यूटेशन करवा रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि काश कुछ अच्छा बन जाए। वही म्यूटेशन हो रहे हैं, ऐसे तो है। और रैंडमली कभी कभी कुछ अच्छे करेक्टर आ जाते हैं और वही अच्छी वैरायटी हमारे काम आ जाती है। कुछ ऐसी वैरायटी बनी भी है, मिली भी है। सोमा क्लोनल वेरिएशन, genetic variation present among the plant regenerated from tissue culture have been termed as soma clonal variation. These variation originates by minor chromosomal aberration or by gene mutation during rapid cell division in callus. ये क्रोमोसोमल म्यूटेशन या जीन म्यूटेशन हो सकते हैं जो सेल डिवीजन के टाइम कैलस में बनते हैं, और इससे जो वेरिएशन आता है वो सोमा क्लोनल वेरिएशन है। द वेरिएशन विच आर स्टेबल, जो वेरिएशन अच्छे हैं, and have agronomic character like resistance to disease। कभी कभी ये देखा गया सोमा क्लोनल वेरिएशन से डिजीज रेजिस्टेंस आ गया, या फिर पेस्ट रेजिस्टेंस, स्ट्रेस रेजिस्टेंस, टॉलरेंस, अर्ली मैच्योरेशन, बेटर यील्ड, ये करेक्टर बड़े यूजफुल होते हैं। सोमा क्लोनल वेरिएशन से कभी कभी कुछ अच्छे एग्रीकल्चरल करेक्टर आ सकते हैं और ये हमारी नई वैरायटी बन जाएगी। तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि टिश्यू कल्चर से भी हम नई नई वैरायटी बना सकते हैं और क्रॉप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, वो देखिए। ये तो रैंडम बाय चांस बनते हैं, बाकी आप प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन से भी तो हाइब्रिड बना रहे हैं। तो ये सब मेथड नई क्रॉप वैरायटी इससे भी बन सकती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए तो सोमा क्लोनल वेरिएशन से कुछ यूजफुल वैरायटी बनी है, मैंने 2-3 नाम लिखे हैं। रस्ट रेजिस्टेंस इन वीट, वीट में एक रस्ट डिजीज होती है जो काफी नुकसान करती है। हमने देखा कि कल्चर के दौरान सोमा क्लोनल वेरिएशन से रस्ट रेजिस्टेंस आ गया एक प्लांट के अंदर और एक नई वैरायटी बना दी अपन ने। ऐसे रेजिस्टेंस फॉर लेट ब्लाइट इन पोटैटो, पोटैटो के अंदर लेट ब्लाइट डिजीज, इसी की वजह से आयरिश फेमाइन हुआ था बहुत बड़ा, सारी पोटैटो खराब हो गए और भूखे मर गए लोग, इसका रेजिस्टेंस सोमा क्लोनल वेरिएशन में मिल गया। हाई प्रोटीन कंटेंट इन पोटैटो या शॉर्टनिंग ऑफ हार्वेस्ट ड्यूरेशन, ये अर्ली मैच्योरिंग, हार्वेस्टिंग का ड्यूरेशन छोटा हो गया, जल्दी क्रॉप तैयार हो जाती है शुगर केन की। अब आप देखो ये अच्छी अच्छी वैरायटी जितनी भी है ये सब किससे बनी है? सोमा क्लोनल, मतलब कैलस के दौरान म्यूटेशन से बन गई। तो ये रैंडम है, जरूरी नहीं हर बार अच्छा बने, लेकिन कभी कुछ अच्छा बन भी सकता है। इतनी बार हमने कल्चर किए तो कुछ अच्छी अच्छी वैरायटी बन भी थी, ठीक है। तो ये एक और यूज है, सोमा क्लोनल वेरिएशन में कुछ अच्छी वैरायटी बन सकती है। ऑलरेडी अच्छी वैरायटी है तो उसका हम माइक्रो प्रोपेगेशन करके लार्ज क्वांटिटी बना सकते हैं। माइक्रो प्रोपेगेशन एक एप्लीकेशन, दूसरा सोमा क्लोनल वेरिएशन, और तीसरा है प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट। ये तो पहले बायोटेक में भी पढ़ा है कि अपन जीन ट्रांसफर करके कोई प्लांट बना रहे हैं, उसका तो कल्चर ही करना पड़ेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में बने, ठीक है। जीन ट्रांसफर एंड टिश्यू कल्चर टेक्निक कंबाइनली हेल्प्स इन मॉडिफिकेशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म एंड फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट। ट्रांसजेनिक प्लांट जिसमें जीन ट्रांसफर करते हैं उनको कल्चर से बनाएंगे। सोमा क्लोनल वेरिएशन में कई अच्छी वैरायटी आ सकती है, वो काम आती है। और नॉर्मली माइक्रो प्रोपेगेशन
ये जो हैं इसके एप्लीकेशंस हैं। समझ में आई बात? तो हमने आज जो देखा वो सारी चीज देखी हमने। स्पेशल टाइप के कल्चर, मैंने आपको 4 टाइप के स्पेशल कल्चर बता दी पहले तो, ठीक है। पोलन का मेरिस्टम कल्चर, एम्ब्रियो कल्चर, एंथर कल्चर, प्रोटोप्लास्ट कल्चर। और उसके बाद टिश्यू कल्चर के एप्लीकेशन, जिसमें माइक्रो प्रोपेगेशन, सोमा क्लोनल वेरिएशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, और ट्रांसजेनिक प्लांट का भी कल्चर किया जाता है, ये सारी चीजें। तो ये आपका पूरा टिश्यू कल्चर वाला पार्ट हुआ। टिश्यू कल्चर में हमने 3 चीजें आपको बताई हैं। टिश्यू कल्चर का प्रोसेस लैब में कैसे करते हैं, पूरा लैब का तरीका, कैसे हम फाइनली प्लांट तक पहुंचते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमने टिश्यू कल्चर में स्पेशल टाइप्स बताए, अलग अलग स्पेशल टाइप के कल्चर, और लास्ट में टिश्यू कल्चर का एप्लीकेशन, जिसमें से माइक्रो प्रोपेगेशन और सोमा क्लोनल वेरिएशन पर क्वेश्चन आ भी चुके हैं। मेरिस्टम कल्चर पे क्वेश्चन आया, एंथर कल्चर सब पे आया क्वेश्चन। इसलिए सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ब्रीफ में और इजीली याद रख सकते हो। बायोटेक का ही पार्ट है ये भी, क्योंकि कल्चर करना मतलब क्लोनिंग करना, इट्स बायोटेक्नोलॉजी। तो ये हमारा प्लांट ब्रीडिंग का पूरा पार्ट हो गया। पहले हमने प्लांट ब्रीडिंग के मेथड पढ़े, कैसे कैसे क्रॉप इंप्रूवमेंट करी, उसके क्या एप्लीकेशन रहे, कौन कौन सी वेराइटी बनाई, और उसके बाद लास्ट में प्लांट टिश्यू कल्चर पढ़ा, जो कि हमारे क्रॉप इंप्रूवमेंट का ही सबसे लेटेस्ट मेथड है। इसमें भी नई नई क्रॉप वेराइटी बन रही है, वो आपको भी हमने बताई। तो ये पूरा आपका प्लांट ब्रीडिंग एंड टिश्यू कल्चर का चैप्टर था। थैंक यू वेरी मच।